आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे जहाँ भी आप होंगे, है ना? चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। मैं आपको बता दूं कि हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी अपनी कक्षा 5 में यानी क्लास 5th में ईवीएस, जिसे कि हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी हिंदी में पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, उसके चैप्टर 5 यानी अध्याय 5 की आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस अध्याय का शीर्षक जो है, जो टाइटल है, वो क्या है? पाठ का नाम है बीज बीज बीज, है ना भाई? बीज से तो आप और मैं, हम दोनों ही परिचित हैं। हर तरह के बीज के बारे में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, है कि नहीं? आम की गुठली भी तो आम का बीज ही है ना? बेर की गुठली भी बेर का बीज है ना? उसी प्रकार से हम फली बीज भी खाते हैं घर में, है ना? तो बहुत सारे बीजों को हमने देखा है, हम जानते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे इस अध्याय में, इस चैप्टर में हमें बीज के बारे में क्या कुछ खास और मनोरंजक जानने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है कि गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था और तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे। ये सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज़ लगाई, गोपाल, रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थी। अब गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा, वह भी 8 लोगों के लिए, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसीलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो, ये तो बर्तन से बाहर आ गए। गोपाल सोच में पड़ गया, ये कैसे हुआ? माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। माँ ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दिए। अब सुनो, चर्चा करो। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ लिखा है कि तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और ऐसा क्यों किया जाता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको गोपाल की कहानी से कुछ बात समझ में आई होगी कि चने दुगने हो गए थे, है ना, जितने उसने भिगोए थे। तो अब जो प्रश्न में पूछा गया है कि हमारे घर में खाना खाने से पहले कौन सी चीज़ें भिगोई जाती हैं और क्यों, तो देखो, मैं इसमें अपना जवाब देता हूँ, आप अपना जवाब दीजिएगा, है ना भाई? मेरे घर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे राजमा को भिगोया जाता है, मूंग भिगोए जाते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जितनी चीज़ों को पानी में भिगोया जाता है ना, इनके दाने होते हैं दरअसल बहुत ही ज़्यादा कड़क यानी हार्ड, और इन्हें पकाने में लगेगा बहुत ज़्यादा समय। तो पानी में इन्हें भिगो देने से दरअसल ये सख्त नहीं रहते यानी कड़क नहीं रहते, ये हो जाते हैं एकदम नरम यानी मुलायम, और फिर हम इन्हें बड़ी सरलता से पका सकते हैं क्योंकि तब जब ये मुलायम हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, तो इन्हें पकाने में लगता है कम समय। ठीक है ना? इसी वजह से इसमें पहले खाना बनाने से कुछ चीज़ों को भिगोया जाता है। क्यों भिगोया जाता है ये मैंने आपको बता दिया, है ना? ठीक है, आगे है, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं? उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है और कितना कितना समय लगता है? तो मैं आपको बता दूं कि मोठ, मूंग, चना, ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे घर में अंकुरित करके ही खाए जाते हैं। और इन्हें अंकुरित करने के लिए क्या किया जाता है? रात भर इन्हें पानी में भिगोया जाता है। फिर सुबह क्या करते हैं? उस पानी से उन्हें निकाल लेते हैं, एक बार धो लेते हैं और फिर एक सूती कपड़ा जो कि कॉटन का होता है उसमें थोड़ा गीला करके उसे और इन्हें कस कर बांध करके छोड़ देते हैं। और फिर 2 दिन के बाद ये क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से अंकुरित हो जाते हैं और फिर इन्हें खाया जाता है पकाकर, है ना, या फ्राई करके, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है ये समझ गए हैं, है ना? इसके बाद है, क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है और ऐसा उन्होंने
क्यों किया है ये भी बताओ। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे घर में मेरे पिताजी हैं उन्हें डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है, इसीलिए दी है क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत ही पौष्टिक होता है अंकुरित भोजन, इसमें बहुत सारे प्रोटीन विटामिन होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है करके देखो। यहाँ पर हमें बताया है, याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे। आओ एक और प्रयोग करके देखो। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियाँ ले लो। अब पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। फिर दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रख दो। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने ना पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो। तीनों कटोरियों को ढक दो। अब 2 दिन बाद देखो और लिखो तीनों कटोरियों के चनों में क्या बदलाव दिखा। क्या बीजों को हवा मिल रही है? कटोरी 1 जिसको ढक दिया उसको तो नहीं, कटोरी 2 को भी मिल रही है और 3 को भी मिल रही है। फिर लिखा है कि क्या बीजों को पानी मिल रहा है? तो भाई कटोरी 1 उसमें तो है ही पानी, कटोरी 2 में भी है, लेकिन कटोरी 3 में पानी नहीं होगा क्योंकि उसको हमने उसमें पानी नहीं डालना था। फिर लिखा है बीजों में क्या बदलाव आया। तो जो पहली कटोरी है जिसको ढक के रख दिया था उसमें बीज जो हैं वो काले काले हो जाएंगे, है ना, और दूसरी वाली में बीज फूल कर बड़े हो जाएंगे और कटोरी 3 में तो कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं, है ना। फिर लिखा है क्या बीजों में अंकुरन हुआ? तो सिर्फ कटोरी नंबर 2 है जिसमें अंकुरन होगा, बाकी किसी में नहीं। आप करके देखिएगा आपको पता चल जाएगा। फिर आगे है बताओ और लिखो। किसी कटोरी के बीजों में अंकुरन हुआ, इस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीजों में क्या अंतर है? तो मैं आपको बता दूं कि जो इस कटोरी यानी कटोरी नंबर 2 जिसमें अंकुरन हुआ था उसके बीज और बाकी के बीज में अंतर क्या है कि पहले वाली कटोरी का बीज तो सड़ गया, उसको हवा नहीं मिली, है ना, और जो तीसरी वाली कटोरी थी उसका बीज वैसा ही सख्त रहा और ये वाला अंकुरित हो गया, है ना। तो हमें ये समझ में आया कि पानी हवा दोनों ही ज़रूरी है, किसी एक की अनुपस्थिति से ये चीज़ें वैसी नहीं होगी जैसा हम करना चाहते हैं। फिर आगे लिखा है गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे, बताइए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब हम गीले कपड़े में अंकुरित करने के लिए बांध देते हैं तो उसको हवा भी मिलती है उन बीजों को और पानी भी मिलता है, क्योंकि कपड़ा जो है वो कैसा रहता है, गीला रहता है ना। इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, इसके बाद में आगे है किसका पौधा कितना बड़ा। मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो, इसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो। किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया आदि। अब लिखो बीज का नाम कि आपने क्या बोया, है ना, फिर उसको किस दिन बोया वो तारीख भी लिखिएगा। फिर ये लिखिए, अब आगे देखना है कि अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता दिखे उस दिन अपनी तालिका में ये चीज़ें भरो। कौन कौन सी, कि तारीख क्या थी, पौधे की लंबाई क्या है, कितने पत्ते दिखे और कोई बदलाव हुआ या नहीं हुआ, तो ये सब आप कीजिएगा। ठीक है, अब आगे एक सेक्शन है पता करो। इसमें क्या पता करना है, लिखा है कि बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन हमें लगे, है ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे जवाब यहाँ पे दे सकते हैं। भाई बीज आपने जो भी बोया होगा उसमें जो आपके दिन लगे होंगे आप लिखना। मैं अगर मेरी बात करूँ तो 7 से 8 दिन लगे थे। ठीक है, फिर लिखा है पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में कितना अंतर था। तो मैं आपको बता दूं कि यही कोई आधे सेंटीमीटर का अंतर दिखाई दिया। फिर है किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। तो मैं आपको बता दूं कि 5वें दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, फिर आगे लिखा है क्या हर दिन पौधे में से नया पत्ता या पत्ते निकले। तो मैं आपको बता दूं कि हर दिन तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी काफ़ी दिन, 7-8 दिनों में लगभग 5-6 दिन पौधे से नए पत्ते निकले। फिर आगे लिखा है कि क्या पौधे के तने में भी कुछ बदलाव आया। तो मैं आपको बता दूं कि पौधे के जो तने थे ना वो दिनों दिन और ज़्यादा मजबूत होते चले गए, है ना, और उनमें थोड़ा सा वो मोटे भी हो गए पहले से। फिर आगे है चर्चा करो। किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगे।
ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग बीज जब आप बो के देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर बेहतर तरीके से दे पाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ लिखा है कि किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे। तो आप अपना जवाब यहाँ पे लिख सकते हैं। हो सकता है कि वो सरसों के बीज हो, है ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर है कौन सा बीज उगा ही नहीं और वो क्यों नहीं उगा होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी बीज हो, अगर उसको सही से मिट्टी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी, तो वो नहीं से उग पाएगा, नहीं उग पाएगा, है ना। फिर आगे है अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पौधे ना तभी सूखते हैं या पीले हो जाते हैं जब हम उनमें पर्याप्त मात्रा में उन्हें पानी नहीं देते हैं, उन्हें पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि पौधों को पानी ना मिले तो वो क्या होगा। तो भाई वो या तो सूख जाएंगे या फिर वो पीले हो जाएंगे, है ना। आगे है बीज के अंदर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं बीज के अंदर एक होता है नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा पौधा, है ना। फिर आगे लिखा है कि छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। बीज ना क्या करता है, मिट्टी से बहुत सारे पोषक तत्व इकट्ठा कर लेता है, ले लेता है, प्राप्त कर लेता है, पानी ले लेता है और इस तरह से वो पौधे को अंकुरित कर जाता है। बीज अंकुरित हो जाता है और फिर बड़ा और बड़ा और बड़ा पौधा बन जाता है, धीरे धीरे वृक्ष में बदल जाता है, ठीक है। आगे है सोचो और कल्पना करो, अगर पौधे चलते तो क्या होता। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पौधे चलते ना, इसका एक चित्र बनाना है। दरअसल बात यह है, तो आप एक चलते हुए पौधे का यहाँ पर चित्र बनाइएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत ही प्यारे चित्रकार हैं, है ना। भाई मेरी बात करूँ तो मैं तो एक अच्छा चित्रकार बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अगर मुझे कोई कहे कि चलते हुए पौधे का चित्र बनाइए तो मैं कुछ ऐसा बनाऊँगा। कुछ इस तरह से। अब ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है ना, लेकिन आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है शिकारी पौधे। क्या आपने इनके बारे में पहले पढ़ा था। देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का करते हैं क्या, शिकार। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये निपेंथिस जो है ये नाम है उस पौधे का। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखे। नेपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है, फेमस है, पॉपुलर है। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार एक लंबे घड़े के जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वो भी कितनी चतुराई से, है ना। ठीक है, अब आगे है कितने सारे बीज। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कितने सारे हैं। तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो, सोचो। तुम्हें ये बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे। सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करे। हो गए ना बहुत सारे बीज। इन बीजों को ध्यान से देखो। बीजों के रंग, उनके आकार, गोल है या चपटा है। ऊपरी सतह को देखो, खुरदुरी है या मुलायम है। अब देखिए, ये दी हुई एक तालिका है, इस पर एक चार्ट बनाओ और पूरी कक्षा के बच्चे मिलकर इसे भरो। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। आगे है, क्या इस सूची में सौंफ और जीरा भी है। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, वो तो नहीं था। फिर है, इकट्ठे किए गए बीजों में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा है। तो वो आप बता सकते हैं कि जैसे मूंग का था सबसे छोटा, सबसे बड़ा बीज जो था वो फल्ली का था। ये सब आप बता सकते हैं। फिर है, समूह बनाओ और लिखो। अब इसमें क्या लिखना है, जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में बताओ कि ऐसे कौन कौन से बीज हैं जिनका उपयोग जो है वो मसाले के लिए किया जाता है। तो भाई आप बताइए, क्या आपको किसी ऐसे बीज का नाम पता है जो मसाले में उपयोग होते हैं। मुझे तो बहुत सारे पता है।
जैसे सौंफ का भी नाम आया था, है ना। इसके अलावा धनिया, मिर्च, जीरा, ये सभी हैं जो कि मसालों के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। फिर आगे है जो सब्जी के बीज हैं वो कौन से हैं, तो भाई अब उनमें नाम आता है कद्दू के बीज का, है ना, टमाटर का, भिंडी का आदि। फिर आगे है जो फलों से इकट्ठे किए गए हैं वो कौन से हैं, तो जैसे संतरे के बीज हो सकते हैं, पपीते के बीज हो सकते हैं, खरबूज के बीज हो सकते हैं, है ना। फिर आगे है जो हल्के हैं, फूंक मारकर पता कर सकते हैं कौन से हल्के बीज हैं, जैसे जीरा हो गया, सौंफ हो गया, अजवाइन हो गया, ये सब। फिर आगे है जो चपटे हैं, वो कौन से हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं जैसे राजमा वो चपटा है ना। सेब का बीज चपटा हो सकता है। फिर आगे है और समूह भी बनाओ, कितने समूह बना पाए, क्या तुम बीजों से खेलने वाला कोई खेल जानते हो, अपने साथियों से बात करो। अब देखो, घुमक्कड़ बीज, पौधे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, है ना, ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। अब चित्र में एक में देखो, ये बीज हवा की मदद से कैसे उड़ पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना, कि बीज जो है ना वो हवा में उड़ने लगते हैं। हमने भी कई बीज ऐसे हैं जो उड़ते हुए देखे हैं। फिर यहाँ लिखा है कि तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ तो उसे कहते हैं बूढ़ी दादी या बूढ़ी अम्मा कहकर बुलाते हैं, ये जो इस प्रकार के बीज उड़ते हैं, ठीक है। फिर लिखा है अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीजों के समूह में से कितने बीज हवा में बिखरते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि सौंफ के हो गए, है ना, या फिर जीरे के हो गए, ऐसे जो बीज हैं वो समूह में बिखर जाते होंगे। फिर आगे लिखा है अनुमान लगाओ कि फिर इसके बाद में है कि चित्र 2 को ध्यान से देखो, यह बीज हवा में तो उड़ नहीं पाता, यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है ना। मुफ्त में सैर, इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आया, पढ़ो। स्विट्ज़रलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया, अब समझना दोस्तों। ये घटना है 1948 की। एक दिन जॉर्ज मैस्ट्रेल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पे अटक गए थे। यह देखकर मैस्ट्रेल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। हमने बस्ते में, कपड़े में, जूते में, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा, है ना। मज़ेदार किस्सा, प्रकृति से प्रेरणा लेने का, है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चित्रों को देखकर अब हमें अंदाज़ा लगाना है कि इनमें बीज किस किस तरह से बिखरे हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियाँ पककर सूख जाती हैं और चिटक कर बिखरने लगती हैं। सोचो अगर बीज बिखरते ही नहीं, यानी एक ही जगह पड़े रहते, तो क्या होता। तो फिर जगह जगह इतने सारे भाई पेड़ पौधे हमें कहाँ देखने को मिलते, है ना। फिर आगे है कौन कहाँ से आए जी, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा जी। बीज को बिखराने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी इंसानों को शामिल किया है। हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, अनजाने में और जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को यह याद ही नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे, ये तो कहीं और से ही आए हैं। पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई? इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। ये देखो क्या लिखा है, जानना चाहते हो कौन कहाँ से आया? इस कविता में पढ़ो। मैं बड़े प्यार से आपके सामने एक कविता पढ़ता हूँ, आप बड़े प्यार से, ध्यान से और कान से सुनिएगा, ठीक है। आलू मिर्ची चाय जी, आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी? 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी। आलू मिर्ची चाय जी, दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद,
धूम मचाते करते उछल कूद। साथ टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफ़ी भी। नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। चलो चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन। घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुण कई विशेष। रौब जमाकर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला। पालक परवल टिंडा मेथी, है भाई बहन ये सब देसी। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। ये कविता लिखी है राजेश उत्साही ने, चकमक में मई जून 2002 में। क्यों, जान गए ना? क्या तुम सोच सकते हो अगर ये हमारे यहाँ नहीं आए होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती? भाई बेस्वाद सी होती, है ना? क्या तुम सोच सकते हो अगर ये हमारे यहाँ नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती? दुनिया के नक्शे में इन देशों को ढूंढने की कोशिश आप कर सकते हैं। अब हम क्या समझे, समझिए। यह चित्र रीना ने बनाया है अपने अंकुरित बीज का। तुम्हें क्या लगता है इन बीजों का अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती होगी? अपने शब्दों में लिखिए, और अगर उनकी ज़रूरी चीज़ों में से कोई ना मिले तो रीना के बीज कैसे दिखेंगे, चित्र बनाकर दिखाइए। बीज किस किस तरह बिखरते हैं, किन्हीं दो तरीकों के बारे में अपने शब्दों में लिखो। भाई मैं एक चीज़ तो जानता हूँ कि चित्र तो आप ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि आप बहुत बड़े चित्रकार जो ठहरे। चित्र बनाने में मेरा हाथ तंग है, मुझे नहीं आता, ठीक है ना? और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो सोच क्या रहे हैं, झटपट इसे अपने दोस्त के साथ अभी शेयर कर दीजिए, साझा कर दीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह इस वीडियो को देखने का आनंद उठा सके, मज़े ले सके। आपसे फिर मेरी मुलाकात जल्द ही होने वाली है, अगले चैप्टर के साथ, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।